हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड द फर्टिलाइजेशन। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग। इसके अलावा आई हैव डिस्कस अबाउट द कैपेसिटेशन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। ये मेजर स्टेप्स में करा चुका था, राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्दर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्रोसोमल रिएक्शन तक बता दिया था कि एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक्रोसोम पार्ट होता है उसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो एग मेम्ब्रेन को डिजोल्व करके एग को पेनिट्रेट करके अंदर एंटर करते हैं। इसे आप एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाई यूरोनिडेज एंजाइम्स हो गया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स हो गए, या फिर जोनालाइसिन जैसे एंजाइम जो कि एग मेम्ब्रेन को रैप्चर करके पेनिट्रेट करके राइट एग के अंदर स्पर्म एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ एग। अनदर स्टेप आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड सो मेनी स्टेप्स विद यू। तो उसमें जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा एक्टिवेशन ऑफ एग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ एग। अब यहाँ पे एग का एक्टिवेशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ एग की मैं बात कर रहा हूं। तो बात अगर की जाए एक्टिवेशन ऑफ एग की, राइट, तो एक्टिवेशन ऑफ एग जनरली कैसे होता है, जो स्पर्म होता है जिसको आप स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, वो स्पर्म स्टिमुलेट करता है एग मेम्ब्रेन को। जैसे ही स्पर्म एग मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्पर्म जब एग मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है तो वहां पे जो प्रेजेंट चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, राइट। तो स्पर्म में सबसे पहले कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, राइट। इसके अलावा पोटेशियम आयन की एंट्री होती है, पहला पॉइंट। तो एक्टिवेशन ऑफ एग में सबसे पहला पॉइंट, स्पर्म स्टिमुलेट द एग मेम्ब्रेन। जैसे ही स्पर्म एंटर होता है तो एग मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, और एग मेम्ब्रेन के स्टिमुलेट होते ही सबसे पहले यहां पे क्या होगा, एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयंस। अब यहां पे ये आयंस की एंट्री हो जाती है। इसमें कैल्शियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम आयन का रोल क्या है, देखिए, जब एग फर्टिलाइज होता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है, तो एक जाइगोट में डिवीजन होता है। स्टार्टिंग के डिवीजन को आप क्लीवेज प्रोसेस बोलते हैं। व्हेन द जाइगोट अंडरगोज इन डिवीजन एंड द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द डिवीजन दैट यू कॉल्ड क्लीवेज प्रोसेस। तो ये पॉसिबल सिर्फ फर्टिलाइज एग में ही है। अनफर्टिलाइज एग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनफर्टिलाइज एग में एक साइटोस्टैटिक फैक्टर होता है। उस साइटोस्टैटिक फैक्टर की वजह से अनफर्टिलाइज एग जो है डू नॉट अंडरगोज इन डिवीजन, राइट। तो अनफर्टिलाइज एग्स डू नॉट अंडरगोज इन डिवीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्टैटिक फैक्टर। तो जैसे ही ये कैल्शियम आयन एंटर करता है, ये कैल्शियम आयन उस साइटोस्टैटिक फैक्टर को इनएक्टिव करता है। तो सबसे पहले ये जो कैल्शियम आयन है ये क्या करेगा, दिस कैल्शियम आयन इनएक्टिवेट द cytostatic factor. The cytostatic factor is present inside the egg cytoplasm. और इस cytostatic factor का रोल क्या होता है, इस cytostatic factor का रोल मैं बता देता हूं। This is present in egg cytoplasm. ये egg cytoplasm में present होता है, और इसका जो important रोल है वो क्या करता है, ये prevent the cleavage process, prevent the cleavage और prevent the division of cell, prevent the cleavage process. Cleavage मतलब initial division of cell after fertilization that you call cleavage. तो ये cytostatic factor prevent the cleavage, right, in unfertilized egg. तो unfertilized egg में ये cleavage को prevent करता है। अब कैल्शियम आयन ने एंट्री की, कैल्शियम आयन ने इसको स्टिमुलेट किया, अब ये इनएक्टिवेट हो गया। कैल्शियम आयन की वजह से साइटोस्टैटिक फैक्टर इनएक्टिवेट हो जाता है और क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म यहाँ पे एंटर करके है। फर्टिलाइजेशन के बाद तो क्लीवेज होना कंपलसरी हो जाता है, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये साइटोस्टैटिक फैक्टर अनफर्टिलाइज एग में क्लीवेज प्रोसेस को रोक के रखता है।
तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ एग में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे जैसे ही स्पर्म एग की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही यहां पे एक हाइड्रोजन सोडियम पंप होता है एग मेम्ब्रेन में, ये उसको एक्टिवेट कर देता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट एंट्री ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन, दूसरा पॉइंट एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोजन सोडियम आयन पंप्स। एक्टिवेशन होता है हाइड्रोजन सोडियम आयन पंप्स का, हाइड्रोजन सोडियम पंप्स का एक्टिवेशन होता है जैसे ही स्पर्म एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। तो यहां पे हाइड्रोजन सोडियम आयन पंप्स का जब एक्टिवेशन होगा तो उससे क्या होगा, ये जो पंप है इस पंप की वजह से इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जो है इनफ्लक्स होगा, यानी कि एग के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है एंटर करेगा। इसके बाद यहां पे आउटफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, यानी कि सोडियम आयन को बाहर निकालता है और हाइड्रोजन आयन को अंदर लेके आता है। अब यहां पे हाइड्रोजन आयन का क्या रोल है, जैसे ही हाइड्रोजन आयन एग के अंदर एंटर करेगा एग मेम्ब्रेन से, वैसे ही उसका पीएच डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक एसिडिक पीएच डेवलप हो जाएगा, राइट। तो इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट्स टू डेवलप एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच को डेवलप कर लेता है। एंड दिस एसिडिक पीएच इज वेरी एसेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखिए स्पर्म एग के कांटेक्ट में आ रहा है, तो स्पर्म एग के कांटेक्ट में आने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग का एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बता दिया क्लीवेज प्रोसेस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, राइट। यहां पे ये जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है तो एसिडिक पीएच डेवलप हो जाता है, और ये एसिडिक पीएच डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एसिडिक पीएच की वजह से क्या होगा, एक्टिवेट दिस एसिडिक पीएच एक्टिवेट्स दी व्हाट, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को ये एसिडिक पीएच एक्टिवेट कर देता है, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एग, एग की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करते हैं। तो यहां पे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एग, एग की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, राइट। तो सेकंड पॉइंट, एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोजन सोडियम पंप। तो हाइड्रोजन अंदर आएगा, एसिडिक पीएच बढ़ेगा, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, जिससे एग की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर उसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से आगे एग में जो है डिवीजन होगा, वो क्लीवेज को शो करेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, थर्ड पॉइंट इन एक्टिवेशन ऑफ एग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे मैंने आपको बताया था oogenesis प्रोसेस में, राइट, oogenesis प्रोसेस में मियोसिस 1, मियोसिस 2, देखिए गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होता है। मियोसिस 1 में, राइट, प्राइमरी oocyte अंडरगोज इन मियोसिस 1 एंड अरेस्ट इन प्रोफेज 1 इन डाइकाइनेसिस स्टेज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। और उसके बाद जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो सेकेंडरी oocyte बनता है। उस सेकेंडरी oocyte को आप ओवम कहते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी oocyte अंडरगोज इन मियोसिस 2, अभी मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ मियोसिस जो डिवीजन कंप्लीट होता है oogenesis प्रोसेस में, वो होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो जब यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट होता है तो वो मेटाफेज 2 में एग जो है अरेस्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte या ओवम जो है मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। अब ये जो कंप्लीशन होगा मियोसिस डिवीजन का आफ्टर द एंट्री ऑफ व्हाट, स्पर्म। इज दैट क्लियर? तो जब एग एक्टिवेट होता है तो एग एक्टिवेशन के टाइम पे, अब यहां पे पहला पॉइंट तो ये कि यहां पे जो सेकेंडरी oocyte है, इज दैट क्लियर, ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज में 2 स्टेज में क्यों अरेस्ट हो जाता है? क्योंकि सेकेंडरी oocyte में एक फैक्टर होता है जिसको आप बोलते हैं मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है इन मेटाफेज 2। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में जिसको आप ओवम बोलते हैं, तो सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट। दिस मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर MPF, यानी कि मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, ये जो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर है
राइट। जब तक ये रहेगा तब तक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। इस मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर की वजह से दिस मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर अरेस्ट द सेकेंडरी oocyte in metaphase 2, राइट। तो यहां पे एग के एक्टिवेशन में ये मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से अब एग मेटाफेज 2 स्टेज में नहीं रहेगा, ये इनएक्टिवेट हो जाता है। और एक दूसरा फैक्टर जिसको आप एपीसी यानी कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर की वजह से मेटाफेज 2 स्टेज में एग अरेस्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा फैक्टर जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट करता है किसको, इनएक्टिवेट करता है, इनएक्टिवेट दी मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देता है। इस फैक्टर की वजह से, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर की वजह से एग जो है अपनी मेटाफेज 2 स्टेज में रहता है। लेकिन अब यहाँ पे ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, ये वो एमपीएफ को इनएक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस 2 टेक प्लेस करता है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस 2। अब मेयोसिस 2 के कंप्लीशन होते ही, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, मेयोसिस 2 का कंप्लीशन हो गया। अब जैसे ही मेयोसिस 2 का कंप्लीशन होता है वैसे ही यहाँ पे मेयोसिस 2 का कंप्लीशन होने के बाद जो एग है वो मेच्योर एग, जिसको आप ऊटिड बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होगा और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये एग एक्टिवेशन के बाद ही ऐसा पॉसिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिवेशन ऑफ एग। एक्टिवेशन ऑफ एग के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन और रिसेप्शन कोन। अब ये फर्टिलाइजेशन कोन क्या है या फिर ये रिसेप्शन कोन क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन और रिसेप्शन कोन। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन एंड रिसेप्शन कोन। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन और रिसेप्शन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन और रिसेप्शन कोन, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो फर्टिलाइजेशन कोन और रिसेप्शन कोन की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये जो फर्टिलाइजेशन कोन है या फिर ये रिसेप्शन कोन जो है, ये क्या है पता होना चाहिए आपको। एग्जैक्टली क्या होता है, जब स्पर्म एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जो oocyte है, इज दैट क्लियर, oocyte जो है अपनी शेप को इंड्यूस कर लेता है और वो शेप को इंड्यूस करने के बाद एक कोन शेप स्ट्रक्चर को अटेन कर लेता है, इसे आप फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये यहां पे जोना पेलुसिडा, दिस इज जोना पेलुसिडा, सपोज दैट आउटर लेयर जोना पेलुसिडा होती है, पता है आपको। अब यहां पे जैसे ही स्पर्म यहां पे एंटर करता है, दिस इज द स्पर्म, सपोज दैट दिस इज स्पर्म। स्पर्म जैसे ही यहां पे एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा या जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा तो सेकेंडरी oocyte इस तरीके से अटेन कर लेती है एक कोन शेप। ये एग मेम्ब्रेन है, राइट, दिस इज जोना पेलुसिडा और ये एग मेम्ब्रेन। तो जैसे ही स्पर्म यहां कांटेक्ट में आता है वैसे ही यहां पे oocyte की जो मेम्ब्रेन है वो एक कोनिकल शेप अटेन कर लेती है। इसको आप फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्शन कोन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके बारे में, राइट। तो ये यहां पे फर्टिलाइजेशन कोन है
या आप इसको रिसेप्शन कोन भी कह सकते हैं, राइट। तो यहां पे जो फर्टिलाइजेशन कोन है या फिर रिसेप्शन कोन जिसको मैं बोल रहा हूं यहां पे, ये कैसे बनता है, राइट। मैं पॉइंट लिख देता हूं। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विथ एग, राइट, जब स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आता है तो यहां पे जो ओसाइट है अटेन दी शेप लाइक ए कोन, एक कोन की तरह शेप को अटेन कर लेता है, अटेन दी शेप लाइक ए कोन, जिसको आप फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्शन कहते हैं, राइट। इसको आप फर्टिलाइजेशन कोन या फिर रिसेप्शन कोन भी कह सकते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन और द रिसेप्शन कोन। दिस इज ऑल अबाउट रिसेप्शन कोन और द फर्टिलाइजेशन कोन। इसके बाद अब यहां पे रिसेप्शन कोन हो गया, फर्टिलाइजेशन कोन हो गया, राइट। एक्टिवेशन ऑफ एग, रिसेप्शन कोन, फर्टिलाइजेशन कोन, राइट। नाउ स्पर्म विल एंटर इनसाइड द एग। जब स्पर्म एंटर कर जाता है एग में, एक बात याद रहे कि यहां पे वन स्पर्म इज इनफ टू फर्टिलाइज एन एग। एक एग को एक स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है एंड दैट इज मोर देन इनफ, राइट, दैट इज इनफ। तो स्पर्म, एक स्पर्म काफी होता है फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, बाकी स्पर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बाकी स्पर्म की एंट्री भी नहीं होती है। बाकी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए यहां पे एक रिएक्शन होती है जिसको आप बोलते हो कॉर्टिकल रिएक्शन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉर्टिकल रिएक्शन। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक दैट यू कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसे आप कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन भी आप कहते हैं। यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन होती है, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड जोना रिएक्शन। तो कॉर्टिकल रिएक्शन का जो इंपोर्टेंस है वो यहाँ पे आफ्टर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म, एक स्पर्म की एंट्री के बाद जो अदर स्पर्म है उनकी एंट्री को ब्लॉक करने का काम करता है कौन, राइट, दिस कॉर्टिकल रिएक्शन। अब इस कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, डायग्राम की हेल्प से मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए कॉर्टिकल रिएक्शन। So you have to understand about the cortical reaction. कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन को आप स्लो चेक ऑफ पॉलीस्पर्मी भी बोलते हैं, राइट, बिकॉज इट प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। तो यहां पे कॉर्टिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो कॉर्टिकल रिएक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्टिकल रिएक्शन। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है भाई, राइट, इस रिएक्शन में, कॉर्टिकल रिएक्शन में यहां पे एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है और वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और कॉर्टिकल मेम्ब्रेन, राइट, एंड दैट मेम्ब्रेन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, राइट, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, राइट। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में दिस इज द रिएक्शन और the process of formation of fertilization membrane or cortical membrane, the process of formation of fertilization membrane, the process of formation of fertilization membrane, right, और जिसको आप cortical membrane भी कहते हैं, the process of formation of fertilization membrane और द कॉर्टिकल मेम्ब्रेन दैट यू कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसे कि आप कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं जिसको आप, इज दैट क्लियर? तो यहां पे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और द कॉर्टिकल मेम्ब्रेन, इसको कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या ये कॉर्टिकल मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है इफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म एंटर इनसाइड द एग दैट यू कॉल्ड पॉलीस्पर्मी, राइट। तो उस पॉलीस्पर्मी को, क्योंकि यहां पे एक ही स्पर्म चाहिए, एक स्पर्म की एंट्री के बाद अदर स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है,
राइट। अगर काफ़ी सारे स्पर्म एक साथ एंटर करते हैं, राइट, उसको आप पॉलीस्पर्म कहते हैं, पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने का जो काम करता है वो कोर्टिकल रिएक्शन करता है, या कोर्टिकल रिएक्शन में जो बन रही है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन वो उसको रोकती है। यहां पे एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताता हूं। दिस इज जोना पेलुसिडा, ये एक लेयर है जोना पेलुसिडा, राइट। जोना पेलुसिडा के बाद यहां पे एक मेम्ब्रेन है, इज दैट क्लियर, जिसको आप एग मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज एग मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट, दिस इज एग मेम्ब्रेन, ध्यान से समझिएगा। तो जोना पेलुसिडा और एग मेम्ब्रेन के बीच में यहां पे एक स्पेस होता है जिसको आप बोलते हो पेरीविटेलाइन स्पेस, राइट। सपोज दैट यहां पे एक स्पर्म की एंट्री हो गई है, ये एक पर्टिकुलर स्पर्म है। अब दिस स्पर्म एंटर इनसाइड द एग, तो ये एग के अंदर एंटर कर गया, तो बाकी जो अदर स्पर्म्स होंगे दीज विल नॉट एंटर इनसाइड द एग, यानी कि इनकी बाकी अदर स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो गई है, यानी कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करता है। तो जैसे ही यहां पे एक स्पर्म एंटर करता है वैसे ही यहां पे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये यहां पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है। स्पर्म की एंट्री के बाद, राइट, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने बताया था आपको जैसे स्पर्म एंटर करता है तो कैल्शियम आयन की भी एंट्री होती है, तो कैल्शियम आयन साइटोस्टैटिक फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जो अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। इसके अलावा यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट कर देता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहाँ पड़े होते हैं? एग साइटोप्लाज्म में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, राइट, यहां पे इस रिएक्शन में जो कैल्शियम आयन है एक्टिवेट दी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट कर देता है कौन? कैल्शियम आयन। और जैसे ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एक्टिवेट होते हैं वैसे ही क्या होगा, देखिए ये जोना पेलुसिडा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जोना पेलुसिडा के बाद यहां पे ये एग मेम्ब्रेन, this is what? This is egg membrane, और यहां पे कैल्शियम आयन इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को, ये क्या है? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को यहां पे कैल्शियम आयन आके एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही ये कैल्शियम आयन एक्टिवेट करता है इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को, तो इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। कहां? ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विल कम और इनका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा पेरीविटेलाइन स्पेस में। ये पेरीविटेलाइन स्पेस है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो पेरीविटेलाइन स्पेस है, पीवीएस मतलब पेरीविटेलाइन स्पेस। तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स यहां पे सिक्रीट हो जाते हैं, इनका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, और सिक्रीट होने के बाद यहां पे एक थिकनेस डेवलप हो जाती है। इस थिकनेस को, ये जो रेड रेड मैंने मार्क किया है, इस थिकनेस को आप फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? दिस इज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म और प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। तो यहां पे जो कॉर्टिकल मेम्ब्रेन भी इसको आप बोलते हैं। तो सिंपल है, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। सिंपल, कैल्शियम आयन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो कि एग साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, और वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज हो जाते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस में, और एक मेम्ब्रेन को डेवलप कर लेते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोकता है। यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन को आप, दिस कॉर्टिकल रिएक्शन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्टिकल रिएक्शन को आप, दिस इज ऑल्सो बी नोन एज स्लो चेक ऑफ पॉलीस्पर्मी कहते हैं। स्लो चेक ऑफ पॉलीस्पर्मी, यानी कि ये धीरे से पॉलीस्पर्मी को रोकता है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस, एंड आफ्टर टेकिंग प्लेस दिस रिएक्शन पॉलीस्पर्मी रुक जाती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे ये पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है ये कॉर्टिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो ये हो गया कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में. आफ्टर कॉर्टिकल रिएक्शन नेक्स्ट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया. कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेट ऑफ स्पर्म. अब यहाँ पे पॉलीस्पर्मी रुक गई, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो गई. पॉलीस्पर्मी जनरली दो टाइप की होती हैं, एक पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी और दूसरा फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी. जो पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी होती है उसमें क्या होता है कि स्पर्म्स के सारे न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाते हैं. पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी में स्पर्म के सारे न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाते हैं, पॉलीप्लोइडी कंडीशन डेवलप कर देते हैं, उससे कोई एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होता. पॉलीस्पर्मी जनरली एब्सेंट होती है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. एक फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी होती है, उसमें क्या होता है कि जब एक स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है तो वो एक स्पर्म का न्यूक्लियस ही एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है और बाकी स्पर्म जो होते हैं वो एग साइटोप्लाज्म में डेड हो जाते हैं. इसको आप फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कहते हैं, राइट. एंड दैट रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज हुआ है, बाकी स्पर्म जो एंट्री किए थे वो सब डेड हो जाते हैं. इसको आप फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कहते हैं, राइट. तो ये हो गया आपका कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में. इसके बाद नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेट ऑफ स्पर्म इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म. अब स्पर्म का एग में क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. देखिए ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, आसानी से आपको कॉर्टिकल रिएक्शन समझ आ जाएगी, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इज what is next is fate of sperm in egg. अब स्पर्म एग में एंटर कर गया. स्पर्म जैसे ही एग में एंटर करता है, अब स्पर्म का क्या होने वाला है यहाँ पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. नेक्स्ट इज फेट ऑफ स्पर्म इन एग. फेट ऑफ स्पर्म इन एग, दैट इज व्हाट, यानी कि स्पर्म का क्या होगा. जनरली इन केस ऑफ अदर एनिमल्स के केस पे स्पर्म एग में एंटर कर जाता है, राइट, लेकिन वो पूरा एंटर नहीं कर पाता है. इन मेजोरिटी ऑफ केसेस स्पर्म का जो हेड पीस और जो मिडिल पीस है, राइट, वो ही एग के अंदर एंटर कर पाता है, टेल बाहर ही रह जाती है. याद रहे, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस स्पर्म जो है उसका उसका हेड और उसका मिडल पीस एग में एंटर कर पाता है, लेकिन उसकी टेल बाहर रह जाती है. लेकिन जो मैमेलियन स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग होते हैं, राइट, वो स्पर्म्स इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि वो पूरे के पूरे एग के अंदर एंटर कर जाते हैं. इज दैट क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है. लिख देता हूं मैं पॉइंट. इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स only head and middle piece enter inside the egg, right? But in case of mammalian sperm जो होते हैं, mammalian sperms are highly active. ये highly active होते हैं और उनके highly active होने की वजह से, right, they completely enter inside the egg. ये पूरी तरीके से completely enter inside the egg, पूरी तरीके से एग में एंटर कर जाते हैं. लेकिन स्पर्म के सारे पार्ट काम नहीं आते हैं. जैसे ही एग में स्पर्म एंटर करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, एग का जो पीएच है वो एसिडिक पीएच बन जाता है एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एग. उस एसिडिक पीएच में स्पर्म के मेजोरिटी पार्ट जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, एक्सेप्ट सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस. स्पर्म के जितने भी पार्ट है, चाहे वो मिडिल पीस हो, चाहे वो टेल हो, चाहे वो हेड पीस हो, all the parts of the sperm will dissolve inside the egg, right, except nucleus of sperm and centriole of sperm. बात ये आपको याद रखनी है. This is very important point. It can frame as question in your exam. तो यहाँ पे all the parts of sperm dissolve in egg. Dissolve in egg cytoplasm. तो जितने भी पार्ट ऑफ स्पर्म है वो एग साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. एक्सेप्ट
सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। स्पर्म के सेंट्रियोल और न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी पार्ट है स्पर्म के, ऑल विल डिसॉल्व इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म। राइट, सिर्फ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल रह जाता है। दिस इज द फेट ऑफ स्पर्म इन एग। अब यहां पे न्यूक्लियस बच गया, राइट, और सेंट्रियोल बच गया। अब यहां पे फेट ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। फेट ऑफ न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो स्पर्म न्यूक्लियस है, एग साइटोप्लाज्म से वाटर एब्जॉर्ब करके अपना साइज बढ़ा लेता है, जिसको आप मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। तो यहां पे स्पर्म न्यूक्लियस इंक्रीज इट्स साइज आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ water from egg cytoplasm। ये एग साइटोप्लाज्म से वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना साइज बढ़ा लेता है। नाउ यू विल कॉल इट मेल प्रोन्यूक्लियस। इसको आप मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन फ्रेम, राइट। तो मेल प्रोन्यूक्लियस क्या है? स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना साइज बढ़ा लेता है, उसको आप मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, राइट। और एट द एंड ये मेल प्रोन्यूक्लियस जो है फ्यूज विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस, राइट, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन टेक प्लेस हो जाएगा। याद रहे, दिस मेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ मेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, As I already told you before in the structure of the sperm, कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो काम आता है क्लीवेज प्रोसेस में। क्योंकि वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, देखिए एनिमल सेल है, बिना सेंट्रियोल के सेल डिवीजन नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सेंट्रियोल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। तो एनिमल सेल जो है बिना सेंट्रियोल के सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं करता है, उसको सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो एग सेल होता है, एग सेल का जो सेंट्रियोल होता है वो एग एक्टिवेशन के टाइम पे ही डैमेज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से। तो वहां पे एग सेल में क्लीवेज को स्टार्ट करने के लिए, सेल डिवीजन को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की। तो यहां पे जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, एग के पास सेंट्रियोल डिसॉल्व हो चुका ऑलरेडी, एग के पास उसका खुद का सेंट्रियोल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए यहां पे स्पर्म के सेंट्रियोल की हेल्प से सेल डिवीजन होगा, क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम, राइट। ध्यान दीजिए, यहां पे जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है स्पर्म में, ये बात याद रखनी है आपको। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म ये डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि अपना डुप्लीकेशन कर लेता है। डुप्लीकेशन होने के बाद मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे चला जाता है, और अपोजिट पोल पे जाने के बाद राइट बिगिन द क्लीवेज प्रोसेस। जैसा कि मैं ये आपको पॉइंट पहले ही बता चुका हूं, इट बिगिन द क्लीवेज प्रोसेस। क्लीवेज आई विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर दिस टॉपिक, राइट। तो ये हो गया फेट ऑफ न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल। द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एम्फीमिक्सिस। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम, राइट, फीमेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन केस ऑफ डिप्लॉइड सेल, लेकिन गैमेट में आधे रह जाते हैं। हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल गैमेट में, एग में। वैसे ही स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स यूनाइट होने के बाद एक डिप्लॉइड सेल में, यानी कि जाइगोट में 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। इसे कहते हैं इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम, दैट यू कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, राइट। सो द लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। Last step is amphimixis that I am going to discuss now. Amphimixis. Next is amphimixis. This is the intermingling of chromosome, intermingling
मिगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स का इंटरमिगलिंग प्रोसेस है, राइट। यहां पे फीमेल गैमेट में कितने होते हैं, फीमेल गैमेट यानी कि एग में ह्यूमन केस बीइंग के केस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। स्पर्म्स के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। और यहां पे ये 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम कंबाइन हो जाते हैं, राइट, मिक्स होने के बाद इन जाइगोट 46 क्रोमोसोम डेवलप हो जाते हैं। दिस इज एम्फीमिक्सिस। इसी के साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज डन, फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट। ये मेजर स्टेप्स है फर्टिलाइजेशन में। इन स्टेप्स से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है एग्जाम में जरूर फ्रेम हो जाता है, राइट। इसको एक बार ही आप लिखना और एक बार इसको पढ़ना, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज क्लीवेज प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। नाउ नेक्स्ट इज क्लीवेज प्रोसेस। तो अगला जो टॉपिक है वो है क्लीवेज। What is exactly cleavage? As I already discussed before about the fertilization, sperm fuse with egg cell. Sperm जो है वो egg cell के साथ फ्यूज होता है, यानी कि fertilization take place करता है। तो fertilization के बाद जाइगोट फॉर्मेशन take place करती है, जाइगोट फॉर्म होता है। अब ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल है, राइट। Now this zygote will undergoes in repeated mitotic division, or you can say that it will undergoes in repeated cell division, right, and the initial repeated cell division process you call cleavage process. अब यहाँ पे cleavage एक cell division process है, राइट। अब आप ये कहेंगे कि अगर क्लीवेज एक सेल डिवीजन प्रोसेस है, why you are not calling it only mitotic division? Because there are certain difference between mitosis division and cleavage division. क्लीवेज जो है दिस इज ए काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन। इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ अलग से फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस टॉपिक। तो क्लीवेज प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद द जाइगोट undergoes in repeated cell division, repeated mitotic division लिखिए, repeated mitotic division. This process is called, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? This process is called cleavage. तो कहने का मतलब ये है कि क्लीवेज क्या है? ये इनिशियल रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन है। You can also say that this is initial mitotic division. This is initial mitotic division. Suppose that there is zygote. यहाँ पे ये zygote cell है। अब ये zygote cell का एक large size है। Is that clear to all of you? ये एक fertilized egg भी आप इसको कह सकते हैं। This is fertilized egg. Now this fertilized egg will undergoes in continuous division, और continuous division के बाद यहाँ पे fertilized egg से काफी सारी cells जो है divide होने के बाद produce होती हैं। When these cells will produce after the division, right, and that division you call cleavage process. तो क्लीवेज प्रोसेस की हेल्प से ये फर्टिलाइज एग में, राइट, कंटिन्यू रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से काफी सारी नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है। इसे आप क्लीवेज प्रोसेस कहते हैं। अब क्लीवेज के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्लीवेज प्रोसेस है, क्लीवेज प्रोसेस में जो नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होती है, मैंने बोला क्लीवेज क्या है? एक इनिशियल माइटोटिक डिवीजन है, इनिशियल रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इन फर्टिलाइज एग और इनसाइड द जाइगोट। जाइगोट कंटिन्यू डिवीजन करता है, फर्टिलाइज एग कंटिन्यू डिवीजन करता है, उसकी वजह से प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, राइट। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, राइट, द साइज ऑफ द सेल्स, राइट, और यू कैन से दैट द साइज ऑफ दिस एम्ब्रियो, यहाँ पे ये अनफर्टिलाइज एग है, बट यू विल कॉल हियर दिस इज इनिशियल एम्ब्रियो, ये एक इनिशियल एम्ब्रियो है। तो यहाँ पे इस एम्ब्रियो का साइज इस अनफर्टिलाइज एग के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि इस एग के साइज के बराबर होता है इस एम्ब्रियो का साइज। और यहाँ पे जो सेल्स है, इन सेल्स को आप कहते हैं ब्लास्टोमियर सेल्स। याद रहे, ब्लास्टोमियर सेल्स क्या है? ब्लास्टोमियर cells after repeated division of the fertilized egg
a large number of cells produced and each cell you call blastomere cell. Is that clear? और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, यहाँ पे क्लीवेज के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, कि जो साइज ऑफ एम्ब्रियो है, साइज ऑफ एम्ब्रियो इज इक्वल टू द साइज ऑफ फर्टिलाइज एग. जो फर्टिलाइज एग का साइज होता है वही साइज यहां पे इस एम्ब्रियो का होता है. और जब तक क्लीवेज प्रोसेस चलेगा तो एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ेगा. एम्ब्रियो का ओवरऑल साइज फर्टिलाइज एग के साइज के इक्वल होता है. आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे जो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, द नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, द नंबर ऑफ सेल्स व्हिच प्रोड्यूस हियर, दीज सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर सेल्स. तो यहां पे आफ्टर डिवीजन blastomere cells produce. These are very important points and these can frame as question in your exam, right? तो after division of blastomere produce. तो ये जो cells होती हैं, large number of cells, इनको आप blastomere cells कहते हैं. इसके बाद another important point, यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है, ये जो ब्लास्टोमियर सेल्स बन रही है, ये रिपीटेड डिवीजन के बाद ब्लास्टोमियर सेल्स का साइज घटता जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो का साइज कांस्टेंट है. एम्ब्रियो का ओवरऑल साइज फर्टिलाइज एग के बराबर है. अगर डिवीजन कंटिन्यू होगा तो उस कंटिन्यू डिवीजन का इफेक्ट इन ब्लास्टोमियर सेल्स पे पड़ेगा और इनका जो साइज है इट विल कंटिन्यू डिक्रीज. तो यहाँ पे कंटिन्यू रिपीटेड डिवीजन के साथ साथ ब्लास्टोमियर का साइज घटता चला जाता है. दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? क्लीवेज प्रोसेस. तो यहां पे ब्लास्टोमियर साइज continue to decrease, right, with repeated cell division. तो रिपीटेड सेल डिवीजन के साथ साथ यहां पे ब्लास्टोमियर का साइज घटता जाएगा. और ब्लास्टोमियर का साइज कब तक डिक्रीज होगा? द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर विल डिक्रीज, राइट, it will decrease up to the gastrula stage, or you can say the size of the blastomere will decrease, right, until or unless the size of blastomere become equal to the somatic cell. जब तक यहाँ पे ब्लास्टोमियर साइज, सेल का साइज सोमैटिक सेल के साइज के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे इस ब्लास्टोमियर सेल का साइज घटता जाता है. आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे, राइट, द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर सेल विल डिक्रीज, राइट. कब तक डिक्रीज होगा? जब तक यहां पे इस सेल का साइज सोमैटिक सेल के साइज के बराबर नहीं हो जाता. तो साइज ऑफ सेल डिक्रीज व्हेन इट बिकम equal to the size of सोमैटिक सेल. जब तक सोमैटिक सेल के बराबर इसका साइज नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे सेल का साइज जो है रिपीटेड डिवीजन के साथ घटता जाएगा. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सेल का साइज जो घट रहा है, तो सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे इंटरफेज इज एब्सेंट. आपने पढ़ा होगा इंटरफेज के बारे में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. तो G1 फेज और G2 फेज जो होता है सेल डिवीजन में, वो सेल के साइज को बढ़ाने का काम करता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाने का काम करता है. तो क्लीवेज डिवीजन का, क्लीवेज प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, इसमें इंटरफेज स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है. और इंटरफेज स्टेज, या ये भी कह सकते हैं इंटरफेज स्टेज इज वेरी शॉर्ट. तो यहाँ पे इंटरफेज स्टेज जो है, आप ये कहिए कि बहुत ही शॉर्ट होती है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? G1 और G2 फेज जो होते हैं इंटरफेज के, वो क्लीवेज डिवीजन के दौरान एब्सेंट होते हैं. अदरवाइज यू विल कॉल इट माइटोटिक डिवीजन. आप इसको माइटोसिस डिवीजन भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है. माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है कि सेल का साइज कॉन्स्टेंटली, जैसे ही सेल डिवाइड होती है तो पेरेंट सेल के साइज के इक्वल होता है सेल डिवीजन. लेकिन क्लीवेज में जो सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन के बाद सेल का जो साइज है, रिपीटेड डिवीजन के बाद सेल का साइज रिड्यूस होता जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे G1 एंड G2 फेज आर एब्सेंट. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन कि यहाँ पे G1 एंड G2 फेज क्लीवेज प्रोसेस में एब्सेंट होते हैं. अगर G1 और G2 फेज एब्सेंट होंगे तो एब्सेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस.
आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पे एब्सेंट होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, राइट, कि यहाँ पे एस फेज प्रेजेंट होता है। एस फेज प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। एस फेज की वजह से क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो सेम रहेंगे। अगर एस फेज नहीं होगा, यहाँ पे एस फेज, यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज भी अगर रिड्यूस होगा, न्यूक्लियस का साइज यहाँ पे रिड्यूस नहीं होता है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है विल नॉट एबल टू रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? वो भी डिक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पे एस फेज प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो एस फेज है, दैट फेज इज कंप्लीटली प्रेजेंट हियर, एस फेज इज प्रेजेंट, ये बात आपको याद रखनी है, एस फेज इज प्रेजेंट। इसके अलावा यहाँ पे द न्यूक्लियस ऑफ ब्लास्टोमियर सेल, ब्लास्टोमियर सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। देखिए, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन। राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है न्यूक्लियोलस को। तो राइबोसोम्स का जो प्रोडक्शन होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है। अगर राइबोसोम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, आरएनए सिंथेसिस नहीं होगी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर इन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे ब्लास्टोमियर का जो न्यूक्लियस है उसका जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, तो न्यूक्लियोलस ब्लास्टोमियर सेल में एब्सेंट होता है। ये पॉइंट भी आपको लिखना है, ये क्लीवेज का एक कैरेक्टर है। तो न्यूक्लियोलस एब्सेंट इन क्लीवेज, तो यहां पे न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो एब्सेंट होता है इन क्लीवेज प्रोसेस। ब्लास्टोमियर सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, बट द न्यूक्लियोलस फर्स्ट टाइम अपीयर ड्यूरिंग गैस्ट्रोला स्टेज, राइट। जैसे ही ब्लास्टोमियर सेल का साइज सोमेटिक सेल के साइज के बराबर हो जाता है, तब यहाँ पे न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे, न्यूक्लियोलस, ये जो क्लीवेज प्रोसेस है, ये क्लीवेज प्रोसेस जो स्टॉप होता है ये गैस्ट्रोला स्टेज में जाके स्टॉप होता है। जैसे ही गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वैसे ही क्लीवेज प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। तो यहाँ पे क्लीवेज प्रोसेस स्टॉप एट कौन सी स्टेज? गैस्ट्रोला स्टेज में जाने के बाद, जैसे ही एम्ब्रियो गैस्ट्रोला स्टेज में जाता है वैसे ही क्लीवेज प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द गैस्ट्रोला स्टेज आल्सो, राइट। तो गैस्ट्रोला स्टेज में इसकी सेल का साइज सोमेटिक सेल के साइज के बराबर हो जाता है, और वहां पे इसका जो गैस्ट्रोला स्टेज में जो है ये यहाँ पे इसका ये जो क्लीवेज प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जब तक क्लीवेज प्रोसेस होगा तब तक जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहेगी। एक फर्टिलाइज एग होता है, राइट, एक अनफर्टिलाइज एग के बारे में मैंने आपको बताया था। एग के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा फर्टिलाइज एग में भी रहती है, और फर्टिलाइज एग में जोना पेलुसिडा जब तक रहेगी जब तक क्लीवेज प्रोसेस रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। तो जोना पेलुसिडा विल रिमेन थ्रू आउट क्लीवेज प्रोसेस, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज पॉइंट्स कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम एंड यू हैव टू, राइट, लर्न ऑल दीज पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे जोना पेलुसिडा रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट क्लीवेज प्रोसेस, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो जोना पेलुसिडा है थ्रू आउट क्लीवेज प्रोसेस इंटैक्ट रहती है। जब तक क्लीवेज होगा तब तक जोना पेलुसिडा रहेगी, और जब क्लीवेज बंद हो जाएगा जोना पेलुसिडा इंटैक्ट नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्लीवेज। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन क्लीवेज। तो ये क्लीवेज के कॉमन पॉइंट्स थे। द टर्म क्लीवेज फर्स्ट टाइम वाज गिवन बाय वॉन बेयर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन बेयर, उन्होंने क्लीवेज नाम का टर्म दिया, ये भी आप लिख सकते हैं। द टर्म क्लीवेज वाज गिवन बाय, जो टर्म दिया वो दिया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वॉन बेयर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है? एक सक्सेसिव, एक रिपीटेड सेल डिवीजन है इन फर्टिलाइज एग और आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, और जिसकी वजह से सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है। और यहाँ पे जो एम्ब्रियो का साइज होता है वो फर्टिलाइज एग के साइज के बराबर होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होती है उनको आप ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में क्या है कि उसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। इंटरफेज इज वेरी शॉर्ट, राइट। एस फेज इज प्रेजेंट, G1 एंड G2 फेज बोथ आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो ग्रोथ विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे ग्रोथ टेक प्लेस नहीं करेगी, राइट। और सेल का साइज कंटिन्यू रिपीटेड डिवीजन में, राइट, डिक्रीज होता जाएगा, और जब तक डिक्रीज होगा जब तक वो सोमेटिक सेल के साइज के बराबर नहीं होती है। जैसे ही ब्लास्टोमियर का साइज सोमेटिक सेल के साइज के बराबर हो जाता है वैसे ही क्लीवेज प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस विल स्टॉप ड्यूरिंग द गैस्ट्रोला स्टेज। ये जो प्रोसेस है ये गैस्ट्रोला स्टेज में स्टॉप होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द क्लीवेज प्रोसेस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ह्यूमन क्लीवेज। व्हाट? ह्यूमन क्लीवेज की बात करते हैं। ह्यूमन क्लीवेज पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, right? So this is general introduction about the cleavage.
Now I am going to discuss about human cleavage. Right? You know, ह्यूमन क्लीवेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन क्लीवेज में जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि जो कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट क्लीवेज होता है, राइट, दैट टेक आफ्टर 30 आवर्स, यानी कि 30 घंटे लगते हैं पहले सेल डिवीजन को कंप्लीट होने में. तो फर्स्ट क्लीवेज टेक अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे हम ह्यूमन क्लीवेज की बात करते हैं. तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन ह्यूमन बीइंग, राइट, जो पहला क्लीवेज है, फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट इन 30 आवर्स. पहले 30 घंटे में पहला क्लीवेज कंप्लीट होता है. और ह्यूमन बीइंग में जो क्लीवेज है, ये जो टाइप ऑफ क्लीवेज है वो एक मैरीडाइनल क्लीवेज है. इसको आप मैरीडाइनल क्लीवेज कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये टाइप ऑफ क्लीवेज पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ओनली अबाउट द ह्यूमन क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैरीडाइनल क्लीवेज है. मैरीडाइनल क्लीवेज आप किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे जो क्लीवेज है एग्जैक्टली होता क्या है कि इन दिस केस सपोज दैट दिस इज जोना पेलुसिडा लेयर. ये जो इंटैक्ट लेयर है जिसको आप बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा. सी आई एम गोइंग टू ड्रॉ. यहाँ पे ये जोना पेलुसिडा लेयर है. दिस इज जोना पेलुसिडा. व्हाट इज इट? दिस इंटैक्ट लेयर इज जोना पेलुसिडा. मैंने आपको पहले ही बताया क्लीवेज जब तक होगा जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहेगी. सो दिस इज जोना पेलुसिडा लेयर. और यहाँ पे ये फर्टिलाइज एग है. तो इस फर्टिलाइज एग में जनरली डिवीजन होगा. और फर्स्ट डिवीजन को कंप्लीट होने में पहला जो क्लीवेज है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 30 आवर्स, यानी कि 30 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में पहले क्लीवेज को. अब यहाँ पे जो इंटैक्ट जोना पेलुसिडा है, अब यहाँ पे पहला डिवीजन जैसे ही कंप्लीट होता है ये पूरी तरीके से एक इक्वल डिवीजन है. क्या है ये? इक्वल डिवीजन. यहाँ पे जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है वो बिल्कुल सेंटर से पास करता है. जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है वो फर्टिलाइज एग के सेंटर से पास करता है. इफ द प्लेन ऑफ क्लीवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द एग, दैट टाइप ऑफ क्लीवेज यू कॉल्ड मैरीडाइनल क्लीवेज. तो ह्यूमन बीइंग में मैरीडाइनल क्लीवेज देखा जाता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो मैरीडाइनल क्लीवेज क्या है? इफ प्लेन ऑफ क्लीवेज, अगर जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है दैट पास थ्रू दी, किसके थ्रू पास होता है? थ्रू दी सेंटर ऑफ फर्टिलाइज एग. फर्टिलाइज एग के सेंटर से अगर प्लेन ऑफ क्लीवेज पास होता है उसे आप मैरीडाइनल क्लीवेज कहते हैं. तो यहां पे फर्टिलाइज एग के सेंटर से प्लेन ऑफ क्लीवेज पास होगा, यानी कि सेंटर से यहां पे डिवीजन होगा. और सेंटर से डिवीजन होने के बाद यहां पे डेवलप हो जाती है 2 सेल स्टेज. तो 2 सेल स्टेज को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है? 30 आवर्स. दिस इज द फर्स्ट क्लीवेज, यानी कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन. और यहां पे ये जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहेगी. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो यहां पे ह्यूमन क्लीवेज होता है वो एसिंक्रोनस क्लीवेज होता है. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है. पहला पॉइंट ये मैरीडाइनल है. दूसरा पॉइंट ये एसिंक्रोनस है. एसिंक्रोनस का मतलब मैं बताऊंगा. उससे पहले एक चीज और, यहां पे ये जो डिवीजन हुआ है, ये जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है बिल्कुल सेंटर से पास हुआ है. इफ दिस प्लेन ऑफ क्लीवेज विल पास थ्रू दिस सेंटर, देन 2 इक्वल सेल्स विल प्रोड्यूस. तो यहां पे जो पहला माइटोटिक डिवीजन है, जो फर्स्ट क्लीवेज है ह्यूमन बीइंग में, दैट इज होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे ये पूरी की पूरी सेल डिवाइड हो गई है, यानी कि पूरा का पूरा फर्टिलाइज एग डिवाइड हो गया है. इज दैट क्लियर? इसे आप होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं. होलो मतलब कंप्लीट. तो यहां पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखा जाता है ह्यूमन बीइंग में. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. यहां पे कौन सा क्लीवेज है बेटा? होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, क्योंकि यहां पे कंप्लीट डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस हुआ है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन ऐसे एनिमल्स जिनमें योग प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें योग प्रेजेंट होता है, उसमें फर्टिलाइज एग पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता है, तो वहां पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज नहीं होता. लेकिन जो मैमेलियन एग है, यानी कि जो ह्यूमन एग है वो मैमेलियन एग है, इसमें योग नेग्लिजिबल होता है. ये एल एसिथल एग में आता है. एल एसिथल एग का मतलब ये है कि जहां पे योग एब्सेंट होता है, और जहां पे योग एब्सेंट होगा वहां पे पूरा का पूरा फर्टिलाइज एग जो है डिवाइड हो जाता है. इसे आप होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज मैरीडाइनल क्लीवेज. सेकंड पॉइंट ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, क्योंकि पूरा का पूरा एग जो है फर्टिलाइज एग डिवाइड हो चुका है. इज दैट क्लियर? 2 सेल्स में डिवाइड हो चुका है. होलोब्लास्टिक है. और ये जो है, इज दैट क्लियर? तो यहां पे ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे 2 इक्वल सेल्स प्रोड्यूस हो गई है. अब यहां पे क्या देखा जाता है, इसके बाद ये एसिंक्रोनस भी है.
एसिनकोर्नस का मतलब क्या है? एसिनकोर्नस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो दो सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं, इन दोनों सेल्स में एक साथ डिवीजन नहीं होगा। एक सेल स्लो डिवीजन को शो करेगी और दूसरी सेल्स फास्ट डिवीजन को शो करेगी। उससे क्या होगा कि यहाँ पे एसिनकोर्नस का मतलब क्या है कि एक साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एसिनकोर्नस। तो ह्यूमन बीइंग में एसिनकोर्नस डिवीजन देखा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं भाई, ध्यान दीजिए। और सेकंड डिवीजन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 60 आवर्स। इज दैट क्लियर? सेकंड डिवीजन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 60 आवर्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल टेक 60 आवर्स, यानी कि ये 60 घंटे टेक प्लेस, इसमें 60 आवर्स 60 घंटे लगते हैं, राइट। और यहाँ पे एक सेल एज इट इज प्रेजेंट रहेगी, वो कोई डिवीजन शो नहीं करेगी, उसमें स्लो डिवीजन होगा, बाद में डिवीजन होगा। और बाकी जो दूसरी सेल्स है वो फास्ट डिवीजन शो करेगी, और फास्ट डिवीजन की वजह से यहाँ पे, राइट, ये दोनों सेल्स एक साथ डिवीजन टेक प्लेस करती तो 2 सेल के बाद 4 सेल स्टेज आती। लेकिन यहाँ पे 2 सेल स्टेज के बाद कितनी सेल स्टेज देख रहे हैं आप? 3 सेल स्टेज है। ये कितनी है? ये 3 सेल स्टेज। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, इज दैट क्लियर? दिस इज 3 सेल स्टेज, दिस इज 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज के बाद 3 सेल स्टेज, इज दैट क्लियर? 3 सेल स्टेज के बाद फर्दर नंबर ऑफ जो सेल्स बढ़ रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पे ह्यूमन क्लीवेज जो है अर्थमेटिक क्लीवेज भी है, दिस इज अर्थमेटिक क्लीवेज। तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन क्लीवेज। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये? ह्यूमन क्लीवेज के ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ये यहाँ पे इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं एग्जाम में। So this is all about human cleavage, right? तो यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज को टेक प्लेस होने में 30 आवर्स लगते हैं। मेरिडाइनल क्लीवेज है क्योंकि यहाँ पे जो क्लीवेज प्लेन है वो सेंटर से पास हो रहा है, और यहाँ पे पूरा फर्टिलाइज एग 2 सेल्स में डिवाइड हो गया है, तो इसको आप होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, सारी सेल एक साथ डिवाइड नहीं करती, इसलिए इसको एसिनकोर्नस भी बोलते हैं। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन क्लीवेज। इज दैट क्लियर? इसके साथ इस टॉपिक को, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक। आई विल डिस्कस अबाउट मोरुला या मोरुलेशन भी आप बोलते हैं। क्लीवेज के बाद जो स्टेज डेवलप होती है उसको आप मोरुला कहते हैं। उसके बाद मोरुला के बाद जो स्टेज डेवलप होती है उसको आप ब्लास्टुला कहते हैं। तो इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द मोरुला, ब्लास्टुला, एंड आफ्टर दैट इन ब्लास्टुला स्टेज, right, implantation also take place, and after that I will discuss about the implantation, and even I will discuss about the types of implantation. तब तक के लिए thank you very much, bye bye, take care.